डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ड्रग सप्लाई सिस्टम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट या हमारे पास जो आउट पेशेंट होते हैं तो उनको मेडिसिन कहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो कौन से इदारे हैं जो मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले करते हैं, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमने एफिशिएंट बनाना है तो कौन से पॉइंट से जिसको हमने क्या करना होगा, जिसको हमने बेहतर बनाना होगा, वो कौन से सिस्टम है जिसको हमने स्ट्रांग बनाना होगा। इसी के साथ इस यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ड्रग सप्लाई सिस्टम किसे कहते हैं, एक एसेंशियल ड्रग सप्लाई सिस्टम के लिए कौन कौन से पॉइंट जो हैं जिसको हमने फॉलो करना है, इसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हमने इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में कवर किए हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड पार्ट को, जिसमें हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट टाइप को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल मेडिसिन हैं, जो कंट्रोल ड्रग्स हैं, जिसकी सप्लाई जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी एहतियात के साथ करनी होती है, वो डिस्कस करेंगे। और ड्रग कार्ड किस तरह बनाया जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं ड्रग सप्लाई सिस्टम यूनिट के सेकेंड पार्ट को। तो हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे जिसके 4 टाइप्स थे। 3 टाइप्स ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं। अब हम पढ़ेंगे 4th टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इससे पहले अगर पार्ट फर्स्ट देख ले तो ये इस वीडियो की आपको इजीली समझ आएगी। यूनिट डोज dispensing. Unit dose medication is defined as those medication which are ordered, packed and handled, administered and charged in multiple of single dosage unit containing predetermined amount of drugs or supply sufficient for one regular dose एप्लीकेशन आर यूज। देखो ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग इसे कहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक पेशेंट है जिसको पेनाडाल टेबलेट हमने देनी है, 2 पेनाडाल टेबलेट टीडीएस मतलब दिन में 3 मरतबा हमने 2 पेनाडाल की टेबलेट देनी है। अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग किसे कहते हैं कि ये फार्मेसी वाला जो होगा वो 2 पेनाडाल को एक अलग शॉपर में बंद करेगा और उन 2 पेनाडाल को भेजेगा नर्स के पास, और नर्स वो 2 पेनाडाल टेबलेट पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी और इस 2 पेनाडाल टेबलेट के चार्जेस उस पेशेंट के पीछे उसी टाइम लिखे जाएंगे। इसको कहते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। मतलब ये है कि अब एक मरीज को दिन में 6 पेनाडाल की टेबलेट चाहिए, 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। तो ऐसा नहीं कि वो पूरा पता जो है वो उसको दे दे कि जिसमें 6 टेबलेट हो, नहीं, ऑन स्पॉट जो डोज है, जो मिकदार है मेडिसिन की ऑन टाइम जो देनी है, वो फार्मेसी वाला वो मेडिसिन एक पैक करके आपके पास भेजेगा और वो मेडिसिन आपने उसको देनी है। और अक्सर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मौजूद हैं। मैं अभी जो मैं काम कर रहा हूँ आईसीयू में एज अ स्टाफ नर्स, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास मेडिसिन यूनिट डोज में आते हैं। मतलब ये है कि हम पेशेंट के डोज के मुताबिक मेडिसिन इंडेंट करते हैं और वही मेडिसिन हमारे पास आते हैं जो ऑन स्पॉट जो डोज के मुताबिक होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मेडिसिन आपके पास नहीं आएंगे कि पूरे दिन के मेडिसिन आपके पास एक साथ आ जाए, नहीं, जो ऑन स्पॉट डोज आपके लिए रिक्वायर होगा तो वही डोज आपके पास आएगा। तो इसको कहते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब इसके फायदे क्या हैं, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के फायदे क्या हैं कि पेशेंट रिसीव इम्प्रूव्ड सर्विस एंड आर चार्ज फॉर ओनली दोज डोजेज विच आर एडमिनिस्टर्ड। देखो आप एक मरीज हैं, उसको क्या होगा, उसको एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मेडिसिन का डोज मिलेगा और
चार्जेस भी उसी डोज के होंगे। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको एक मेडिसिन मिलती है टीआईडी डोज में। अब सुबह आपने मेडिसिन उसको दे दी, अब वो मेडिसिन दोपहर को उस पेशेंट पे बंद हो गई, स्टॉप हो गई, मतलब ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने पूरे दिन की मेडिसिन मंगवाई है तो वो रिमेनिंग मेडिसिन आप रिटर्न करोगे या वो ज़ाया हो जाएगी। तो उससे बेहतर ये तरीका है ना कि आपको सुबह का जो डोज चाहिए तब वो आ जाए, आप उसको लगा दो। तो इस तरह पेशेंट जो है उसके लिए सिर्फ वही पेशेंट के ऊपर वही पैसे आएंगे जो उसी टाइम डोज यूज हुआ था, एक्स्ट्रा मेडिसिन के पेशेंट पे पैसे नहीं आएंगे। ये एक फ़ायदा है इसका। दूसरा फायदा, नर्स गेट मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। और नर्स क्या है, उसको इजीली वो रेडीमेड वो मेडिसिन मिल जाते हैं और उसको वो डबल चेक करके डायरेक्ट पेशेंट को दे देता है। मतलब मेडिसिन कितने देने हैं उसको फिर आइसोलेट करना, फिर डोज कैलकुलेशन करना, ये ज़रूरत नहीं होती। बस यूनिट डोज आता है और उसी तरीके से आप नर्स डायरेक्ट दे देता है, तो नर्स के पास टाइम बच जाता है पेशेंट की केयर के लिए। मेडिकेशन एरर आर रिड्यूस, इसमें मेडिकेशन एरर कम होता है क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है वो वही मेडिसिन देता है जो उसी टाइम पे यूज होने हो, एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको नहीं देता। क्योंकि एक्स्ट्रा मेडिसिन होंगे तो गलती से आप, हो सकता है कि गलती से आप वो पेशेंट को नॉर्मल से या जरूरत से ज्यादा दे दो। मोर स्पेस इज अवेलेबल इन नर्सिंग स्टेशन बाय एलिमिनेटिंग बल्कि फ्लो स्टॉक। और नर्सिंग स्टेशन पे, नर्सिंग काउंटर पे बहुत ज़्यादा टाइम जगह भी बच जाती है ना। अब अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है तो फिर एक जो है नर्सिंग काउंटर वो तंग हो जाता है, वहाँ पे हल्ला गुल्ला मचा होता है और एक जो है चीज़ें इधर पड़ी होती उधर पड़ी होती, तो ये चीज़ नहीं होती। बस जितनी रिक्वायर्ड है उसी के मुताबिक मेडिसिन आते हैं और आप डायरेक्ट पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो। इट एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ ड्रग एंड पिलफरेज। तो ये मैंने आपको कह दिया है कि तो इसमें आपके पास मेडिसिन जो है वो ज़ाया भी नहीं होता और ना इसमें मेडिसिन जो है वो पेशेंट के अलावा बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन आए हैं वो यूनिट डोज था, आपने टाइम पे लगा लिया, बस मेडिसिन ख़त्म। सही है। तो ये इस यूनिट डोज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके फ़ायदे हैं, आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद होना चाहिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट रिक्वायर्स सेपरेट मैन पावर फॉर प्री पैकिंग। देखो ये मेडिसिन पैक करना, पहले आइसोलेट करना, फिर उसको पैक करना, फिर पेशेंट की बेड साइड पे लेकर आना, तो इसके लिए आपके पास अलग लोग चाहिए, अलग एम्प्लॉय चाहिए आपके लिए, फार्मेसी टेक्नीशियन हो गए या कोई हेल्पर्स वगैरह हो गए। इट रिक्वायर इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सनल इन फार्मेसी। इसके लिए आपके पास फार्मेसी में प्रॉपर फार्मासिस्ट होने चाहिए जो उस डोज को इस अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके अच्छे तरीके के साथ पैक करके आपकी तरफ भिजवाएं। सेपरेट कंटेनर, क्लोजर्स, मशीनरी एंड आल्सो स्पेस इज रिक्वायर्ड। इसके लिए सेपरेट कंटेनर भी चाहिए, आपके पास पैकिंग मटेरियल भी चाहिए ताकि आप हर एक मेडिसिन को इंडिविजुअली क्या करो, सेपरेट करो और फिर आप उसको पैक करो और लेकर आओ। मतलब हर एक चीज़ आपने लेदा रखनी होगी ना, प्रॉपर डोज उसका रखना होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसके यूनिट डोज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नुकसानात हैं। अब यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास दो टाइप हैं, एक है सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो हमारे पास सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि ऑल इनपेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस इन यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग आर स्टोर्ड इन सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी एंड डिस्पेंस एट द टाइम ऑफ द डोज इज टू बी गिवन टू द पेशेंट। क्या होता है कि आपके फ्लोर पे एक फार्मेसी है, उसमें पेशेंट की नीड के मुताबिक तमाम मेडिसिन आ जाते हैं, फिर वो फार्मासिस्ट जो होता है ज़रूरत के मुताबिक यूनिट शक्ल में वो मेडिसिन देता है मरीज को। एक गोली चाहिए, एक गोली भिजवा देता है, दो गोली भिजवा देता है। टू ऑपरेट द सिस्टम डिलीवरी डिवाइसेस सच एज मेडिकेशन कार्ड और न्यूमेटिक ट्यूब आर रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे कोई मेडिसिन चाहिए, कोई एनजी ट्यूब चाहिए, कोई सक्शन ट्यूब चाहिए, कैथेटर चाहिए, तो ये एक एक मिकदार में या जितने नंबर्स में चाहिए उसी के मुताबिक ये फिर फार्मेसी वाला आपको देगा। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। और देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे हर एक चीज अलग अलग स्टोर है और जब जरूरत होगी तो उसी के मुताबिक फिर पेशेंट को दिया जाता है। इसके बाद
सेकेंड जो टाइप है तो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि दिस ऑपरेट थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। द मेन फार्मेसी इज फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग। इसमें क्या होता है कि हर एक फ्लोर पे एक सैटेलाइट फार्मेसी होती है। मेन फार्मेसी अलग होती है, सैटेलाइट फार्मेसी अलग होती है। अब इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डिस्पेंसिंग क्या होता है। कि पेशेंट प्रोफाइल कार्ड is prepared upon admission to the hospital. Prescription are sent directly to pharmacist. क्या होता है कि मेडिसिन जो पेशेंट के लिए लिख दिए अब वो फार्मेसी में आ जाता है। वो फार्मासिस्ट क्या करता है कि वो मेडिसिन उस पेशेंट के बेड साइड पे भिजवाने के बजाय वो उस फ्लोर की फार्मेसी को वो मेडिसिन बेच देता है। अब फार्मासिस्ट चेक द मेडिकेशन ऑर्डर। फार्मासिस्ट मेडिकेशन ऑर्डर चेक करेगा। जूनियर फार्मासिस्ट पिक मेडिकेशन ऑर्डर एंड प्लेस ड्रग इन कार्ड। फार्मासिस्ट चेक कार्ड प्रेयर टू रिलीज। क्या करेगा कि जो मेडिसिन पेशेंट के हैं वो एक ट्राली में रखेगा और उस ट्राली को भेजेगा पेशेंट के पास। द नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन देयर रिकॉर्ड। मैं उस ट्राली में से जितने मेडिसिन रिक्वायर होंगे, जितने मेडिसिन पेशेंट को लगाने होंगे, वो नर्स वो मेडिसिन पेशेंट को लगा देगा। अपॉन रिटर्न टू फार्मेसी द कार्ड इज रीचेक। और जितने मेडिसिन नहीं लगाने होंगे या जो फिर नेक्स्ट टाइम लगाने होंगे तो वो फिर वापस भेज देगा उस फार्मासिस्ट के पास। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, वो रिकॉर्ड अपने पास नोट रख लेगा। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो फाइल होता है उसके मुताबिक फार्मेसी जो है वो फ्लोर फार्मेसी को मेडिसिन भिजवाता है। फ्लोर फार्मेसी एक ट्रे तैयार करता है और ट्रे भेजता है पेशेंट के पास। वहां पे जो नर्स होती है उस ट्रे में से मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है पेशेंट को। उसका रिकॉर्ड प्रॉपर नोट कर लेती है कि ये मेडिसिन मैंने पेशेंट को दे दिए है। अब उसके बाद जितने भी मेडिसिन रह जाए तो फिर वापस उसको फार्मेसी में भेजा जाता है। तो उस लिस्ट के मुताबिक जितने भी मेडिसिन पेशेंट पे यूज हुए हैं तो वो उस पेशेंट के पीछे चार्ज किए जाते हैं। इसको डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डोज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स उन ड्रग्स को कहते हैं जो नारकोटिक्स होते हैं, जो नशे वाले मेडिसिन होते हैं, जो सेडेशंस होते हैं, जिसको मिस यूज किया जा सकता है। तो उसको जब हम पेशेंट के पास भेजेंगे तो उसका एक कंट्रोल ड्रग डिस्पेंसिंग होगा। सही है। बाकी मेडिसिन के लिहाज से उसका डिस्पेंसिंग सिस्टम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग है। किस तरह कि दीज ड्रग शुड केप्ट अंडर लॉक एंड की। इन मेडिसिन को लॉक के अंडर रखना चाहिए, लॉक रखना चाहिए कि इसको मिस यूज ना करे कोई। अ सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रजिस्टर देम। एक अपना रजिस्टर होना चाहिए जिसमें इस मेडिसिन को आप नोट करो कि कितने मेडिसिन पड़े हैं, तादाद कितनी है, कब कितने यूज हुए हैं, किस पेशेंट के नाम पे ये यूज हुए हैं। इसके बाद प्रोसीजर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है वो ये मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है इसके डिस्पेंसिंग या कंट्रोल ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि जो मेडिसिन वो लिखेगा तब ही वो मेडिसिन फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा ना। चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्यूर्स, स्टोर एंड डिस्पेंस द ड्रग। जो चीफ फार्मासिस्ट होता है वो ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से लेता है, उसको स्टोर करता है और उसको नीड के मुताबिक पेशेंट के पास भेजता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है। अब हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग अंडर द नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट 1985 मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो अगर एक मेडिसिन आप जो है इस तरह के जो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं या कंट्रोल ड्रग्स हैं, अगर ये मेडिसिन आप पेशेंट के लिए लिखते हो तो उसमें एक आपके पास फॉर्म होना चाहिए। उस फॉर्म पे उस पेशेंट की ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो हमारे पास एक्ट पास हुआ था नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के यूज का 1985 में, तो उसके मुताबिक ये मस्ट होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपने मेडिसिन दे दिए पेशेंट को तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आप पे कानूनन कार्रवाई हो सकती है कि
आपके पास पेशेंट का फुल नेम, उसका एड्रेस, किस डेट को आप दे रहे हो, मेडिसिन कौन सा मेडिसिन दे रहे हो और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 500 mg है, 1000 mg है, कितनी है। इसके बाद मेडिसिन की मिकदार, 2 इंजेक्शन है, 3 इंजेक्शन है, 2 टैबलेट हैं, 3 टैबलेट हैं। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, वो पर्सन जिसने प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिसिन, उसका सिग्नेचर। इसके बाद डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन कितने आपने दिए पेशेंट को और किस रूट के थ्रू दिए, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए उन मेडिसिन के यूज करने में जो कि नारकोटिक्स है हमारे पास, और ये 1985 एक्ट्स के मुताबिक है। तो इससे आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि जो हमारे पास नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसके मुताबिक पेशेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये चीजें फिर आपने वहां पे लिखनी है। मतलब वो आपको कह सकता है ना कि इस पेशेंट के जो है पेशेंट का जेंडर लिखना चाहिए, तो इसमें यहां पे जेंडर की बात नहीं हुई, तो ये फिर उसमें पॉइंट नहीं है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो नारकोटिक्स देते वक्त ये तमाम इंफॉर्मेशन उस पेशेंट का आपको पता होना चाहिए, एक लिस्ट पे, एक फॉर्म पे आपने लिखने होंगे। सही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात देखो, और इस 2 स्लाइड से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह, ये स्लाइड देख के आपको पता चल जाएगा। इफ द रिक्वायर्ड ड्रग इज नॉट इन द स्टॉक, द कंप्लीट कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन ऑन हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फ्रॉम बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड साइन। मतलब ये है कि अगर ये हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, बाहर से आपने मंगवाना है, तो फिर भी ये तमाम चीजें आपने एक फॉर्म पे लिखने होंगे और जिसने प्रिस्क्राइब किए हैं मेडिकल ऑफिसर वो उस पर साइन करेगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम फार्मेसी टू वार्ड शुड बी कैरिड आउट बाय अ रिलायबल पर्सन। आप फार्मेसी से मेडिसिन वार्ड तक लेकर आते हो जो नारकोटिक्स हैं, तो वो आपने उस पर्सन के हाथों लेकर आने होंगे जिसपे आपका ट्रस्ट हो। ऐसा नहीं कि वो रास्ते में उसमें से मेडिसिन को चुरा ले, छुपा ले या उसका मिस यूज हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। After dispensing, nurse resume responsibility for administration, control and auditing of the inventory। एक दफा जब आपके पास मेडिसिन मिल जाए, नर्स के पास आ जाए, अब इसको एडमिनिस्टर करना, इसका डोज कितना है, रूट कितना है, ये तमाम काम किसके हैं, ये तमाम काम नर्स के हैं। If patient refuse or doctor cancel any dose, nurse should destroy the drug in the sink and record refused by patient or cancelled by doctor। देखो अगर मेडिसिन आप लेकर आए, अब वो पेशेंट नहीं ले रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, या क्या है, या आपके पास जो डॉक्टर है उसने कैंसिल किया, दरमियान में डोज को उसने कैंसिल किया, मेडिसिन कैंसिल करके बस ये स्टॉप कर दो, वो मेडिसिन आपने लेके उसको जाया करना है सिंक में। ऐसा ना हो कि वो आपने साइड पे रख लिया और कोई मिस यूज कर जाए। सही है, कोई उसको मिस यूज कर जाए, ये चीज आपने नहीं है, क्योंकि नारकोटिक्स जितने भी ड्रग्स होते हैं उसका अक्सर मिस यूज किए जाते हैं, लोग नशे के तौर पे यूज करते हैं। हालांकि हम उसको सीवियर पेन होता है या और भी हमारे पास डिफरेंट थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन लोग इसको मिस यूज करते हैं। तो इसलिए जो नारकोटिक ड्रग्स है इसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अब जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यूज का बताया, तो एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि आपको कोई कहे कि जी नारकोटिक्स ड्रग्स चाहिए थे और पेशेंट ने, डॉक्टर ने जो है पेशेंट को एक पर्ची पे लिख दिया कि ये मेडिसिन ले आओ, और पेशेंट का अटेंडेंट बाहर से ले आया। नहीं, एक अपना बंदा होना चाहिए जिसपे आपका ट्रस्ट हो, रिलायबल पर्सन होगा, और प्रॉपर एक फॉर्म पे लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसमें आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारे पास ड्रग रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। ड्रग रेगुलेशन इज द कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट और बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी एंड फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी। देखो जो हमारे पास ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी होते हैं जो प्रॉपर फार्मेसीज का जो है राउंड करते हैं, प्रॉपर जो है हॉस्पिटल्स का राउंड करते हैं और ये देखते हैं कि आया मेडिसिन का कुछ मिसयूज तो नहीं हो रहा, मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं पड़े, मेडिसिन जो है वो प्रॉपर तरीके से पड़े हुए हैं, उनके लिए जो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, आया वो प्रोवाइड किया जाता है या नहीं। तो इन तमाम के लिए जो हमारे पास इदारे होते हैं इनको ड्रग रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन अथॉरिटीज कहते हैं।
फार्माकोपिया आल्सो रेगुलेट ड्रग्स एंड मेक्स वेरियस लेजिस्लेशन फॉर ड्रग। और जो हमारे पास फार्माकोपियाज होते हैं, फार्माकोपिया किसे कहते हैं, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कहते हैं ना। फार्मेसी हो गई, छोटी हमारे पास मेजर मेन फार्मेसी हो गई, इसके बाद जो है डिस्पेंसरीज हो गए हमारे पास। ये जो फार्मेसी सिस्टम है, मेडिकल मेडिसिन का जो ड्रग का सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम, बड़ी फार्मेसी, फिर छोटी फार्मेसी, इंडोर फार्मेसी, आउटडोर फार्मेसी, फ्लोर फार्मेसी, ये जितनी भी फार्मेसी सिस्टम्स है, इन तमाम को फार्माकोपियाज कहते हैं। कि ये वो इदारा होता है जो देखते हैं कि कहाँ पे फार्मेसीज में मेडिसिन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, खराब मेडिसिन तो नहीं पड़े, एक्सपायर मेडिसिन तो नहीं पड़े, इस तरह के लोगों ने तो मेडिसिन फार्मेसीज नहीं ओपन की जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ये तमाम चीजें इनको देखना, ये किसका, ये फार्माकोपियाज का काम होता है। ये रेगुलेट करते हैं इन मेडिसिन को, इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को। तो इसको कहते हैं फार्माकोपिया। अब हमारे पास रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन। अब मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो ये हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? प्राइमरी रिसोर्स जो हमारे पास हैं, तो रिसर्चर एंड मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन, जो मेडिसिन बनाते हैं, जो रिसर्च करते हैं मेडिसिन पे, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये मेडिसिन किस यूज़ के लिए है, इसका कितना फ़ायदा है। सेकेंड, साइंटिफिक जर्नल जो हमारे पास होते हैं जिसमें डिफरेंट मेडिसिन के रिएक्शन, उनके यूजेज, ये तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी होती हैं। तीसरा, प्रोवाइड ओरिजिनल स्टडीज और रिपोर्ट, क्लिनिकल ट्रायल, केस सीरीज या केस रिपोर्ट जो हमारे पास, अक्सर हमारे पास इस तरह के केस रिपोर्ट्स वगैरह लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि जी ये मेडिसिन इस टाइप के पेशेंट पे यूज हुई तो इसका ये इफेक्ट हुआ, फायदा हुआ, नुकसान होगा, ये तमाम चीजें आपको ये बताते हैं। सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स which summarize the information arising in primary sources। क्या होता है, आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट हो गए या कोई रिसर्च वगैरह हो गए जो इन तमाम जो प्राइमरी रिसोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनको उन्होंने समराइज किया होता है, उनका एक खुलासा लिखा होता है, तो वो सेकेंडरी रिसोर्स है। तो उससे भी आपको मेडिसिन या ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। सही है। जिस तरह लिटरेचर रिव्यू है, जिसमें हम डिफरेंट रिसर्च को क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं और वो फिर आपको बताते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स है। तीसरा हमारे पास है टर्शरी रिसोर्स। टर्शरी रिसोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, हैंड बुक्स हो सकते हैं, या ऑनलाइन हमारे पास फार्मापीडिया वगैरह है। तो ये टर्शरी रिसोर्स हैं जिससे हमारे पास मेडिसिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। सही है। इसमें मेडिसिन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन होते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं, अब मिसाल के तौर पे मुझे अगर एक मेडिसिन के बारे में मैंने पढ़ना है कि ये मेडिसिन किस चीज़ के बारे में, मैं कोई टेक्स्ट बुक मैंने उठा लिया, तो टेक्स्ट बुक में प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स से हेल्प ली गई होगी, और मैं जो टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ, जिस तरह हमारे पास लेपन कार्ट हैं, तो ये क्या होगा, ये इसका टर्शरी रिसोर्स होगा। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखने। और वेबसाइट, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं जिससे हमारे पास मेडिसिन के बारे में हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले अच्छे से। अब जनरल कंसिडरेशन क्या होंगे? देखो, जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हमने कुछ चीज़ों का देखना है। किस तरह कि अतर कौन है, पब्लिशर कौन है, या दोनों को हम चेक कर दें। उसके बाद हम देखें कि अतर और पब्लिशर की एक्सपर्टीज क्या है। ऐसा नहीं कि कोई फिजिशियन है और उसने फार्मेसी की बड़ी बुक बनाई हो, नहीं, हमने देखना है आया ये वाकई फार्मासिस्ट हैं या नहीं है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा है, लास्ट रिवीजन कौन सा है, मतलब ये लास्टली कब रिवाइज हुई है, हमारे पास होते हैं ना बुक्स रिवाइज होते हैं। इसके बाद क्या है, ये कौन सा एडिशन है, इसमें कोई बिब्लियोग्राफी वगैरह तो नहीं है, इसमें कोई कॉपी पेस्ट वगैरह तो नहीं किया गया। इसके बाद क्या है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये किस हद तक मैं इसको अचीव कर सकता हूं, एक्सेसिबल है या नहीं। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई इस तरह की मेडिसिन लिखी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या जो आपके अपने कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके पढ़ने का क्या फायदा। इसके बाद क्या है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इसमें लिखे हैं या नहीं लिखे, तो ये मैंने चीज़ें देखनी है। बुक कौन सा है, कौन सा पब्लिकेशन क्या है, अतर क्या है, अतर की स्पेशलिटी क्या है। इसके बाद ये टेक्स्ट बुक जो है ये कौन सा रिवीजन है, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं क्या वो सही लिखी हैं या नहीं लिखी, इसमें कोई बिब्लियोग्राफी वगैरह तो नहीं हुई। तो ये चीज़ें मैंने इसमें देखनी है।
इसके बाद लाइब्रेरी रिसर्च एसोसिएशन हमारे पास है, गवर्नमेंट बॉडीज कौन सी है, लैब्स वगैरह कौन से हैं जिसमें मेडिसिन जो है उसको प्रॉपर ट्रायल किए हैं, मेडिसिन को प्रॉपर चेक किया गया है, उस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो इन चीज़ों का भी मैंने देखना है। लास्ट में हमारे पास ड्रग कार्ड्स हैं। ड्रग कार्ड्स पे मेरे यूट्यूब चैनल पे फार्मापीडिया पाकिस्तान के नाम से एक लेक्चर है, उसको आप देख ले, उससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रग कार्ड हम किस तरह बनाएंगे। ड्रग कार्ड में ऐसा होता है कि यहाँ पे मेडिसिन लिखी होती है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मैकेनिज्म लिखा होता है कि ये मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जिस तरह हर एक मेडिसिन का अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो ये लिखा होता है कि इस मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तीसरा लिखते हैं कि इस मेडिसिन के इंडिकेशन यूजेस क्या है। थर्ड कॉलम में फोर्थ कॉलम में लिखोगे कंट्रा इंडिकेशन, वो कौन से कंडीशन है कि उसमें ये मेडिसिन आपने उस मरीज को नहीं देने होंगे। इसके बाद आप लिखोगे इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट, सही है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, उस मेडिसिन के यहाँ पे या तो इवैल्यूएशन लिखी जाती है कि ये मेडिसिन मैंने दिए तो इससे पेशेंट पे क्या क्या इफेक्ट हुए, आयदा उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो एक ड्रग कार्ड इस तरह लिखा जाता है। मैं फिर आपको बता दूं, फर्स्ट कॉलम में मेडिसिन का नाम, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लिखोगे, इंडिकेशन लिखोगे उसके जो यूजेस हैं, कंट्रा इंडिकेशन के कब नहीं देना, साइड इफेक्ट लिखोगे उस मेडिसिन के, उसके इवैल्यूएशन लिखोगे कि उसका फायदा क्या हुआ पेशेंट का या उसका क्या असर हुआ पेशेंट पे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेडिसिन का मैकेनिज्म, उसका इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, ये तमाम चीजें फार्मापीडिया पाकिस्तान में मेंशन है, उसमें लिखी हुई है। आप किसी भी मेडिसिन का उस के बारे में जो है उसमें आप देख सकते हो, और उसका मेरा अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से आप फार्मापीडिया पाकिस्तान को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वो वीडियो, और उसके बाद आप एक ड्रग कार्ड इजीली बना सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है सेकंड लेक्चर का पार्ट 2 था। इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। आप किस कॉलेज से हैं, किस सिटी से हैं, आप अपनी सिटी का नेम मेंशन करें। अगर आपको इस वीडियो में या हमारे चैनल पे वीडियोस में लेक्चर में इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो कि इसमें हम ये इम्प्रूवमेंट करें, तो आप लोग अपना फीडबैक हमें दें। हम आप लोगों के फीडबैक के वेट करेंगे और हम आप लोगों के फीडबैक को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे और थैंकफुल होंगे आपके फीडबैक के। ओके, थैंक यू।